गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट का पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अरविंद घोष। ठीक है, कल हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद पढ़े थे, आज अरविंद घोष पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद घोष की बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। माता पिता इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। माता का नाम स्वर्णलता और पिता कृष्णधन घोष थे। ठीक है, इन्होंने समाचार, ये इम्पोर्टेंट है, समाचार पत्र युगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगिता, ये समाचार पत्र निकाले। साप्ताहिक पत्र जो सप्ताह में एक बार आता था वो कर्मयोगिनी था और कर्मयोगिन, और मासिक पत्र जो था वो आर्य था जो महीने में एक बार आता था। ठीक है, ये जो थे कांग्रेस के नर्म दल के नेता थे। ठीक है, नरम दल। अच्छा, ये बताइए कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की। चलिए, 1926 में अरविंद आश्रम की स्थापना की और इनकी जो मृत्यु थी वो 5 दिसंबर 1950 को हो गई थी। ठीक है, 1952 को उच्च शिक्षा हेतु, ये याद रखना, उच्च शिक्षा हेतु अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये किसने की थी? भारत सरकार ने। ठीक है, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, ये मेनली पूछे जाते हैं। शायद आप लोग ने कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा युगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगिता या योगिन, है ना। द लाइफ डिवाइन, गीता प्रबंध, द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी ऑन एजुकेशन, ये कुछ उनकी रचनाएं थीं। ठीक है, चलिए अब इनके दार्शनिक विचार की बात करें तो ये जो है अंतिम सत्य ईश्वर को मानते थे। बेसिकली सीधी सी बात है, ईश्वरवाद की बात करें तो ये आदर्शवादी थे, है ना। तो ये अध्यात्म को भी मानते थे, इसीलिए नरम दल के थे। अच्छा, नरम दल की बता दें, पता नहीं आप लोग देखते हो तो कमेंट अमंग कर दिया करो, माना रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर भी आप लोगों को अगर पता हुआ करे तो कर दिया करो। तो नरम दल जो था वो 1907 को सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था और रास बिहारी घोष थे। ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, मानस, इन्होंने एक टर्म दिया था मानस। तो मानस का इनका मतलब मानस से इनका जो तात्पर्य था वो मानव से था, मतलब समस्त मानव प्राणी को इन्होंने मानस कहा था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हर मानव के अंदर आत्मा होती है और जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। ठीक है, और फिर इन्होंने आत्मा का अंतिम उद्देश्य वही मोक्ष की प्राप्ति या परमात्मा में विलीन हो जाना, है ना। ठीक है, फिर उन्होंने एक टर्म दिया अतिमानस। तो अतिमानस क्या है? तो इन्होंने कहा कि सत्य, चित्त और आनंद के एकीकृत रूप, मतलब सत्य का मतलब होता है ज्ञान, सत्य यथार्थ जो वास्तविकता है, चित्त मतलब मन और आनंद मतलब क्रिया। ठीक है, तो मनुष्य को ये सभी चीज़ों को पाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब मनुष्य को, मानस को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, अपने अंदर समन्वित करने के लिए रहना, मतलब तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, ये था अतिमानस। ठीक है, चलिए योग की बात करें तो योग, इन्होंने कहा था कि जो अपना जीवन है इसी को इन्होंने योग की संज्ञा दी थी, जीवन को ही इन्होंने योग की संज्ञा दी। चलिए पूर्ण योग की बात करें तो आत्मअर्पण, मतलब देखिए समझाते हैं, पहले टर्म समझ ली, मतलब देख लीजिए। आत्मअर्पण, दिव्य शक्ति और समस्त वस्तुओं में ईश्वर। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या मतलब है कि पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना,
मतलब हर चीज़ में ईश्वर दिखे, है ना, तो वो टर्म जो हो जाता है पूर्ण योग हो जाता है। मतलब सारी चरम सीमा प्राप्त मतलब पार कर ली हैं आध्यात्म की, और ईश्वर की प्राप्ति हो गई है वास्तविक। मतलब बहुत पहले के टाइम तो मतलब सतयुग और द्वापर युग की बात है, कलयुग में तो ये होता ही नहीं है ना, कि जो है ईश्वर को मतलब साक्षात इस मानस जो है शरीर में के तप से प्राप्त कर लेते थे, बुला लेते थे, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि अपनी आत्मा को उन ईश्वर में अर्पण कर दिया, उनके अंदर एक दिव्य शक्ति आ गई और समस्त वस्तुओं में वो ईश्वर को देखते थे, ठीक है। मतलब तो ये जो होता था वो पूर्ण ज्ञान था, मतलब पूर्ण योग था, ठीक है। चलिए, इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की एक बात कही, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो भारत है पहले आध्यात्मिक गुरु जो था, मतलब आध्यात्मिक गुरु था पहले, कहा जाता था ना कि भारत जो है वो आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जब पहले आध्यात्मिक गुरु हो सकता है तो अभी क्यों नहीं हो सकता, वर्तमान में क्यों नहीं हो सकता, है ना। चलिए, तो इनके जो दार्शनिक विचार थे ये सारे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो है सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना, सीधी सी बात है। जो मनुष्य के अंदर शक्तियाँ होती हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालना। वही उन्होंने अलग बात कह दी कि जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं, छुपी हुई शक्तियाँ हैं या जो अंतर्निहित हैं, उनको जागृत करना, ठीक है। एक सर्वांग शिक्षा की बात कही, देखिए क्या है, बालक की प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक, अतरंग और जीवंत है उसे व्यक्त करें। मतलब कि बालक के जीवन में जो भी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है या सर्वाधिक ज़्यादा यूज़ में आता है, उसके लिए जो आनंददायक है, मतलब अतरंगी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसको दी जाएं। ऐसी शिक्षा को उन्हें सर्वांग शिक्षा कहा है, ठीक है। चलिए, अंतःकरण के उपयोग का आधार शिक्षा है, ठीक है। तो अंतःकरण के जो इन्होंने 4 स्तर बताए थे, कौन कौन से 4 स्तर हैं ये, चित्त, मानस, बुद्धि, सत्य की अंतर्दृष्टि, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। देखिए अब एक एक चीज़ समझिए। देखिए पहले क्या है, चित्त क्या है। चित्त मतलब जो मनुष्य कोई चीज़ देखता या सीखता है वो अपने चित्त के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। मानस, देखो दर्शन में मानस को मस्तिष्क भी कहा गया है, ठीक है। तो मानस के टर्म में इन्होंने ये कहा है कि दर्शन में मस्तिष्क आ गया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें स्टोर करता है, तो कैसे स्टोर करता है, ज्ञानेंद्रियां जो भी प्राप्त करती हैं, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना। तो इनसे जो भी व्यक्ति चीज़ें सीखता है, अनुभव करता है, वो मस्तिष्क द्वारा, मतलब इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण करता है, ठीक है। बुद्धि क्या करती है, तो बुद्धि जो भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या मस्तिष्क द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे वह व्यवस्थित करती है, ठीक है। चलिए, सत्य की अंतर्दृष्टि, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या, देखिए क्या होता है ना कि व्यक्ति जो भी देखता है, जो भी मतलब प्रत्यक्षीकरण मतलब व्यक्ति जो भी प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, तो ठीक है, उसको वो सच मानता है ना। तो उसकी वो निरीक्षण परीक्षण करने के बाद वो सच माने, ठीक है। चलिए, शिक्षा के उद्देश्य नॉर्मल बेसिक वही चीज़ें हैं, मानवीय गुणों का विकास, विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास, धार्मिक और नैतिक विकास। बस ये समझ लीजिए कि विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति, मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति हो। जैसे कि आपने कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मतलब जान लिया, सीख लिया, है ना। तो मतलब बेसिकली हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि ये लगने लगता है अरे अब तो हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं ना। तो यही वो चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉलेज जितनी ले लो उतनी कमी होती है ना। तो विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति होने लगती है, मतलब बच्चों को ऐसे सिखाओ कि उसको लगे कि हाँ
कुछ सीखा है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए पाठ्यक्रम की बात करें तो इन्होंने पाठ्यक्रम जो है अलग अलग स्टेजेस पे बताया है बालक की योग्यता या क्षमता के अनुसार। ठीक है, जैसे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में काव्य है, संगीत है, कला है, भाषा है, विज्ञान है, गणित है, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान है और योग है। ठीक है, ये चीज़ें। माध्यमिक की बात करें तो प्राइमरी की जो सब्जेक्ट हैं उनको लेवल अप कर देना। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, कृषि, भूगोल। ठीक, उच्च शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी को और माध्यमिक का भी लेवल अप मतलब लेवल अप करते जाओ। जो चीज़ें यहाँ पे हैं उन और ये सारी चीज़ें मतलब प्राइमरी के जो हैं सब्जेक्ट और मिडिल के जो फिजिकल एजुकेशन, कृषि और भूगोल है, इनका लेवल अप करके पढ़ाया जाए। साथ ही पाश्चात्य दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं ये पढ़ाए जाएं। बेसिकली यार पाठ्यक्रम से इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता सच बोलें तो। ठीक है, तो और शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें। ठीक है, चलिए शिक्षण पद्धति की बात करें, ये तो हम पहली चीज़ हम इसको बोर्ड पे कोशिश करते हैं कि एक मतलब जैसे हमारे भारतीय विचारक है अरविंद घोष, पूरे को एक ही बोर्ड पे लाके पढ़ाएं ताकि बार बार रफ ना करना पड़े, तो थोड़ा मतलब रिदम टूट जाती है ना, तो मज़ा भी नहीं आता। और फिर एक बोर्ड मतलब एक जो हमारे विचारक हैं अगर एक साथ ही मतलब पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और सारी चीज़ें लिखने से उसके बारे में आइडिया मिल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सोचते थे वो विचारक, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आप भी समझ सकते हो। अब जैसे मानस टर्म है ना, तो पूछ सकते हैं कि भाई मानस से क्या तात्पर्य है, अति मानस से क्या तात्पर्य है, सर्वांग शिक्षा क्या होती है, अंतःकरण के स्तर क्या हैं। ठीक है, और अब शिक्षा के उद्देश्य क्या ही पूछेगा, है ना। बस ये चीज़ें हैं कि मतलब ये इसलिए और हो जाती हैं ताकि क्या बोलते हैं टर्म समझ में आ जाए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उस टाइम शिक्षा की। और वही सेम पाठ्यक्रम की बात है। ठीक है, शिक्षण पद्धति अब देखिए ऐसी जो शिक्षा इन्होंने दी है उनमें किन किन शिक्षा पद्धति का उपयोग करने की इन्होंने बात कही। तो बालक को की रुचि के अनुसार मतलब बालक की रुचि हो ऐसे में। ठीक है, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी कि मार पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, मतलब बच्चे को डरा धमका रहे हैं, मतलब कोई गलती कर रहा है तो सहानुभूतिपूर्ण उसको व्यवहार करना चाहिए। स्व प्रयत्न और स्व अनुभव, मतलब बच्चा खुद से प्रयास करे, खुद से अनुभव करके सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अरविंद घोष जी कहते थे। ठीक है, अब देखिए शिक्षक की बात करें तो पथ प्रदर्शक के रूप में अभी तक से यही सीखते आए हैं। ठीक है, छात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है और छात्र कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। विद्यालय के 2 स्तर माने हैं, जूनियर और मिडिल। ठीक है, और अनुशासन की बात करें तो ये शारीरिक दंड के विरोधी थे और आंतरिक अनुशासन के पक्षधर थे। ठीक है, वही है सारी चीज़ें। अब देखिए जैसे आदर्शवादी हैं, ठीक है, देखिए आदर्शवाद हैं वो मेनली आध्यात्म की बात करते हैं, है ना। और जो आध्यात्म की बात करेगा तो वो आंतरिक अनुशासन की बात करेगा, और मेनली आंतरिक अनुशासन हर कोई कर रहा है एक को छोड़ के। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे शिक्षक पथ प्रदर्शक हैं। ठीक है, और लेकिन पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन कहीं कहीं आध्यात्मवाद में शिक्षक को प्रमुख भी मान लिया गया है ना। शिक्षक को प्रमुख मान लिया, छात्र को गौण मान लिया, जैसे पहले की शिक्षा थी। और शिक्षक कहाँ प्रमुख है, जहाँ पे सारी के सारी क्रियाकलाप जो है वो शिक्षक कर रहा है, वहाँ शिक्षक प्रमुख हो गया। छात्र क्या कर रहा है, चुपचाप बैठ के सुन रहा है ना। तो ये पहले गुरुकुल के टाइम पे हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बात करें
प्रकृतिवाद की, है ना। तो प्रकृतिवाद में वो लोग आध्यात्म को मानते ही नहीं थे, है ना, वो आध्यात्म को नहीं मानते थे। तो वो आध्यात्म को नहीं मानते तो वो शिक्षक को कोई वैल्यू नहीं मानते, शिक्षक को कोई वैल्यू नहीं देते थे। वो कहते थे कि जो वो सीखता है तो प्रकृति के सानिध्य में सीखता है, तो छात्र को इम्पोर्टेंट रोल दे दिया। तो ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो बस यही समझ लो कि कौन सा विचारक किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे आदर्शवाद के अंतर्गत आता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, आदर्शवाद की बात कर रहे थे तो वो आदर्शवादी हो गए, अध्यात्म की बात कर रहे थे। अरविंद घोष हैं, वो आदर्शवादी थे, वो भी मतलब अध्यात्म की बात कर रहे हैं ना, ईश्वर को अंतिम सत्य मान रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर भी करते रहिए। शेयर सबसे ज़्यादा करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी कॉलेज से के द्वारा बनाया गया होगा उससे, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।